हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केकी एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे जरूर देख लिया होगा। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? तो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। वैसे मैं बता दूं कि कुल प्रयाग की बात की जाए तो कुल 5 प्रयाग है। कितनी? 5 प्रयाग, जिसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हालांकि छठा भी है जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध पंच प्रयाग ही है। ये पंच प्रयाग कौन सा है? आइए देख लेते हैं इसे। अगर पंच प्रयाग की बात की जाए, पंच प्रयाग ये कौन कौन सा है? एक हो जाएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा नदी मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है? तो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। कौन कौन सा? धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिलती है। और मिलकर कौन सा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा। कौन सा नदी? अलकनंदा। ठीक है। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा के नाम से कहलाने लगती है। इसके बाद कौन सा प्रयाग आएगा? फिर नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो नंद प्रयाग में, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, नंद प्रयाग में। इसके बाद कौन सा प्रयाग आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा में? तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। फिर आती है कौन सी? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। एक प्रयाग, कौन सा प्रयाग बच गया? तो एक प्रयाग बच गया देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो देव प्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। कौन सी नदी? तो अलकनंदा अलकनंदा प्लस भागीरथी। इसके बाद ये कौन सा नदी कहलाना स्टार्ट हो जाती है? ये दोनों नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कौन सा नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी यहीं से कहलाना स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। कौन सी नदियों का? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है। तो कौन कौन सा 5 प्रयाग हो गया? पंच प्रयाग में कौन कौन सा प्रयाग आ रहा है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग आपका हो गया। और छठा प्रयाग जो है, छठा प्रयाग प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है गंगा में? तो प्रयागराज में जमुना नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जमुना नदी मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विष्णु गंगा और धौली गंगा का
उद्गम स्थल कहाँ है? तो इन दोनों ये 2 नदियाँ जो है संतोपत हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? संतोपत हिमानी से विष्णुगंगा और धौलीगंगा निकलती है। दोनों मिलके अलकनंदा का निर्माण करती है। वहीं अगर भागीरथी नदी की बात की जाए तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है? तो आप लोग आई होप पाँचों प्रयाग को नोट डाउन कर लिए होंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा प्लस विष्णुगंगा मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी मिलती है। जबकि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है। वहीं रुद्र प्रयाग की बात की जाए तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। और देव प्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। किस नदी का निर्माण करती है? गंगा का निर्माण करती है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार से कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है? तो म्यांमार से कुल 4 भारतीय राज्यों का सीमा लगता है। कितने? 4 भारतीय राज्यों का। ये 4 राज्य कौन कौन सा है जो म्यांमार से सीमा साझा करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है? अगर आपसे कर्म वाइज पूछ लिया जाए तब भी ऐसे ही होगा, नॉर्थ टू साउथ। पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य जो है वो म्यांमार से सीमा साझा करती है। किससे? म्यांमार से सीमा साझा करती है, ठीक है? वहीं अगर आपसे पश्चिम बंगाल से पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, बांग्लादेश से भारत कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है? तो कुल 5 राज्यों का। कितने राज्यों का? कुल 5 राज्यों का। कौन कौन सा? तो बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले कौन कौन सा 5 राज्य है? इससे हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। कौन सा? असम और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है? ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करती है, जबकि म्यांमार से 4 राज्यों का सीमा लगता है। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और जबकि बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। कौन कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि त्रिपुरा जो है तीनों साइड से बांग्लादेश का सीमा साझा करती है, बांग्लादेश से, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित जड़ पुल या फिर लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगर मेघालय की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मार्शिन डाम में होता है। कहाँ होता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा? विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मार्शिन डाम में। और मार्शिन डाम कहाँ स्थित है? तो मार्शिन डाम मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है? आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जैंतिया नामक 3 पर्वत कहाँ स्थित है? तो गारो, खासी, जैंतिया नामक तीनों पर्वत मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। कहाँ होता है सबसे कम वर्षा? तो सबसे कम वर्षा लेह में होता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? यहाँ राज्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। अगर वही आपसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछ के आपसे ऐसा पूछ लेता कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बिहार हो जाता। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 पर किलोमीटर, ठीक है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में
कितना लोग रहता है? 1106 रहता है। कितना लोग रहता है? 1106 रहता है, जबकि 18,000 समथिंग दिल्ली में रहता है, ठीक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। अगर राज्य वहाँ पर मेंशन कर देगा तो कहाँ हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना है पर किलोमीटर? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? कितना है? तो यहाँ 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है? यानी कि 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहता है। कितने लोग रहता है 1 किलोमीटर में? मात्र 17 लोग रहता है, जबकि बिहार में 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है? 1106 लोग रहता है, ठीक है? अगर वही पूछ लिया जाए कि आपसे कि ये किस जनगणना के पर आधारित है, तो ये 2011 के जनगणना पर आधारित है, ठीक है? अभी तक जनगणना वापस से नहीं हुआ है, इसलिए 2011 के जनगणना के अनुसार ही माना जाता है इन सब चीजों को, ठीक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में? तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो भारत में कहाँ? तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कितना? 17 किलोमीटर पर 17 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था? ये क्वेश्चन भी आई है, क्योंकि एक ही मात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2011 के जनगणना में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। वो एक नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड। और कितना घट गया था? घट गया था यहाँ -0 था। कितना था? -0 घट गया था, ठीक है? 0%, -0.6% जनसंख्या यहाँ पर घट गया था। कहाँ? नागालैंड में, ठीक है? कब जनसंख्या में? कौन से जनसंख्या पर आधारित है ये? तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार, ठीक है? एकमात्र राज्य है। बाकी सारे राज्य चाहे सारे केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का ग्रोथ हुआ था, लेकिन नागालैंड एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। कितना? 0.6%, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? तो CRR का संक्षिप्त रूप है कैश रेशियो रिजर्व। क्या है? कैश रेशियो रिजर्व CRR का संक्षिप्त रूप है, ठीक है? क्या है? कैश रेशियो रिजर्व, ठीक है? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मौद्रिक नीति जारी किया जाता है RBI के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति या फिर राजस्व नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राजकोषीय नीति जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मौद्रिक नीति RBI के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति या फिर राजस्व नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ऑप्शन में वित्त मंत्रालय नहीं रहेगा तो भारत सरकार रहेगा, तो भारत सरकार भी आंसर सही होगा, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए, अगर भारत सरकार और वित्त मंत्रालय दोनों ऑप्शन में रहे तो वित्त मंत्रालय सही होगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जिसे वार्षिक विवरण बोला जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो भी तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CRR का आप लोग संक्षिप्त रूप लिख लिए ना? कैश रेशियो रिजर्व, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, यानी कि वर्गीकृत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वर्जिलियस के द्वारा किया गया था, ठीक है? वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम धातु को वर्गीकृत करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, ठीक है? वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो डोवे राइनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डोवे राइनर के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के द्वारा एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया, तिर्यक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था तिर्यक सिद्धांत? तो तिर्यक सिद्धांत भी डोवे राइनर के द्वारा दिया गया था, जिसे त्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है?
यानी कि डोबेराइनर का त्रिक नियम, तिर्यक बोलिए या फिर त्रिक नियम बोलिए, किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के द्वारा, ठीक है। और अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पीरियोडिक टेबल यानी कि प्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, या फिर प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेंडलीव, प्रथम आवर्त सारणी। प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? मेंडलीव जी के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोसले, किसके द्वारा? मोसले या फिर मोजले, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मेंडलीव के द्वारा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड का अष्टक नियम से आप याद रखिएगा, इससे आपको दोनों चीज याद रहेगा, ठीक है। अष्टक नियम भी याद रहेगा और न्यूलैंड भी याद रहेगा, तो इन्हीं ने अष्टक नियम दिया था, ठीक है। किसने दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। जबकि त्रिक नियम या फिर तिर्यक नियम, त्रिक नियम या तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया था? आप इसको त्रिक नियम भी बोल सकते हैं, क्या? त्रिक नियम, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा, ठीक है। और प्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो डोबेराइनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? तो कांच का हरा रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखे में हरा रंग, पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। बेरियम के कारण पटाखे में हरा रंग होता है, ठीक है। अगर वहीं पूछ लिया जाए आपसे कि पटाखे में चटक लाल रंग, कौन सा रंग? चटक लाल रंग किसके कारण होता है? चटक लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोंसियम के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रोंसियम के कारण। स्ट्रोंसियम के कारण। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पटाखे में पीला रंग किसके कारण होता है? कौन सा रंग? पीला रंग। पीला रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोडियम के कारण। अगर वहीं पूछा जाए आपसे कि पटाखे में सफेद रंग, कौन सा रंग? सफेद रंग किसके कारण होता है? ये सब सारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पटाखे में सफेद रंग किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। तो पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण, पटाखे में चटक लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण, पटाखे में पीला रंग सोडियम के कारण, पटाखे में सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। जबकि कांच का हरा रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक। क्या होती है? ध्वनि के वेग से अधिक। आइए देख लेते हैं। तो जेट का चाल जो मापा जाता है, वायुयान का चाल किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुयान का चाल मापा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए किसी जेट का चाल एक मैक से नापा जाता है, वायुयान का चाल किसके द्वारा नापा जाता है? मैक से नापा जाता है, ठीक है। मैक संख्या चाल बताता है, ठीक है। किसी किसी वायुयान का चाल अगर एक मैक से कम हो, ठीक है, क्या हो? एक मैक से
1 मैक से कम, तो इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे बोला जाएगा सबसोनिक। क्या बोला जाएगा? सबसोनिक। अगर 1 मैक हो तो क्या बोला जाएगा? 1 मैक हो तो इसे बोला जाएगा सोनिक। क्या बोला जाएगा? सोनिक। अगर 1 मैक से 5 मैक हो तो, मतलब 5 मैक से अंदर होना चाहिए, 5 मैक प्लस नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे सुपरसोनिक। क्या बोला जाएगा? सुपरसोनिक। अगर 5 मैक प्लस हो तो, 5 मैक प्लस हो तो क्या बोला जाएगा? किसी यान का चाल 5 मैक प्लस हो तो क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा हाइपर सुपरसोनिक। क्या बोला जाएगा? हाइपर सुपरसोनिक। तो क्या हाइपर सुपरसोनिक का वर्तमान में कोई एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल, ब्रह्मोस। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हाइपर सुपरसोनिक है, क्योंकि उसका चाल जो है वो 5 मैक से अधिक है। ठीक है, क्या है? 5 मैक से अधिक है ब्रह्मोस मिसाइल का चाल, इसीलिए वो हाइपर सुपरसोनिक है। ठीक है, लेकिन जिसका चाल 1 मैक से 5 मैक तक हो, यानी कि 5 मैक का अंदर हो, तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। जिसका चाल 1 मैक हो उसे सोनिक कहा जाता है, जिसका चाल 1 मैक से कम हो उसे सब सोनिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या? 1 मैक यानी कि ध्वनि का चाल दर्शाता है। ध्वनि का चाल कितना होता है? तो ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि का चाल होता है। ठीक है, ध्वनि का नॉर्मल चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का चाल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिटा देती हूँ इसे, आई होप आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? यानी कि किसके संविधान से भारत के संविधान में संघीय ढांचा का प्रावधान लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में और क्या क्या लिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। अगर आपसे अवशिष्ट सूची की बात की जाए कि भारत में अवशिष्ट सूची जो है, अवशिष्ट सूची का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अवशिष्ट सूची का जिक्र किया गया है भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में, सॉरी 148 नहीं, 248 में। कितने में? 248 में अवशिष्ट सूची का जिक्र है। ठीक है, कितने में? किस अनुच्छेद में? 248 में। और अवशिष्ट सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। वैसे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 4। ऐसे देखा जाए तो 3 है। कौन सा? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। अगर राज सूची की बात की जाए तो राज सूची में जितने भी विषय आते हैं उससे संबंधित सारे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है, राज सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाता है। जबकि संघ सूची की बात की जाए तो संघ सूची में जितने भी विषय का चर्चा किया गया है वो सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। लेकिन अगर किसी एक ही बात को लेकर, किसी एक ही मैटर पर राज्य सरकार भी कानून बना दे और केंद्र सरकार भी कानून बना दे, वैसे में जब विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो उस समय केंद्र सरकार का कानून मान्य मत होगा, यानी कि केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अवशिष्ट सूची में किस चीज को रखा गया है? तो अवशिष्ट सूची उस समय इसलिए बनाया गया था कि मान लीजिए कोई ऐसे प्रावधान था है जो उस समय नहीं था। जैसे कि मान लीजिए आप साइबर क्राइम, जब संविधान बन रहा था उस टाइम साइबर क्राइम नाम का कोई चीज तो नहीं था ना। तो साइबर क्राइम वाला जो सिस्टम है, जो भी उससे संबंधित कोई भी तरह का कानून बनाया जाएगा तो किसको बनाने का अधिकार है? वो आखिर साइबर क्राइम वाला जो अपराध है वो किस सूची में रखा जाएगा? तो इसीलिए अवशिष्ट सूची बनाया गया था कि मान लीजिए बाद में इस देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा मैटर आए तो उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो साइबर क्राइम को किस सूची में डाला गया? अवशिष्ट सूची में। उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केवल केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार कानून बनाता है। अब मान लीजिए इसरो, क्या जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसरो की स्थापना हुई थी? नहीं, इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकारों को है, क्योंकि इसरो भी अवशिष्ट सूची में आता है। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे उस विषय से संबंधित सारा कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो ये सूची कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप अनुच्छेद
143 से भली भांति वाकिफ होंगे। 143, ठीक है, कौन सा? 143। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई ऐसा विषय हो जिससे संबंधित अगर राष्ट्रपति चाहे तो सलाह ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं किसी भी विषय से संबंधित, कोई कानून या फिर कोई भी विषय में कोई भी मैटर हो जिससे उनको लगे कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना चाहिए, तो वो सलाह लेते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है भारत में, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है? तो कान में कितने हड्डियां होता है? अगर कान की बात की जाए तो अगर दोनों कान को देखा जाए तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी होते हैं। एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, तो कुल कितने हड्डी हो गए कान के? 6 हड्डी। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, एक कान में कितने हड्डी है, कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 6 हो जाएगा। एक कान पूछेगा तो 3 हो जाएगा। हड्डियों का प्रकार पूछ लेगा, कौन कौन प्रकार का हड्डी पाया जाता है, तो देखिए यहाँ दिया गया, क्या दिया गया? एक तो हैमर पाया जाता है, दूसरा एनाविल पाया जाता है और तीसरा स्टरअप पाया जाता है। कौन सा? स्टरअप पाया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई ये तो मैंने नाम पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि सब लोग ट्रिकी वे से नाम याद रखते हैं मिस के नाम से। तो आपको आइए वो नाम भी बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आजकल ये नाम भी देखने को मिल रहा है, इसलिए दोनों नाम याद रखना बहुत जरूरी है। 3 का नाम और कौन सा है जो कान की हड्डी पाए जाते हैं, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मेलिकस। कौन सा? मेलिकस, जिसे हैमर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेलिकस का आकार जो है हथौड़े के जैसा होता है। हथौड़े को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैमर, इसीलिए उसे हैमर भी कहा जाता है। तो मेलिकस हो गया। फिर इनकस, इनकस जिसमें जो इसमें एनविल नाम से कहा गया है, ठीक है। इनकस को ही एनविल कहा गया है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा स्टीरअप। कौन सा? स्टेरिप या स्टीरअप, ठीक है। स्टेरिप भी कहा जाता है, स्टेरअप भी कहा जाता है, या स्टेपिज भी कहा जाता है। ज्यादातर स्टेपिज ही कहा जाता है, स्टेपिज। तो ये नाम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मेलिकस, इनकस, स्टेपिज। ये 3 नाम तो है ही, लेकिन यही तीनों हड्डी का नाम है, वो तीनों भी हैमर, एनविल और स्टरअप, ठीक है। तो वो तीनों नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल वो देखने को मिल रहा है। और ये वाला ऑप्शन में नहीं रहेगा, वो रहेगा, और इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो आप लोग आराम से इनमें से कोई नहीं मार के निकल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भाई मेलिकस, इनकस और स्टेपिज ही तो हड्डी पाया जाता है, ये हड्डी तो पाया ही नहीं जाता, लेकिन इन्हीं तीनों का नाम अन्य नाम वो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कौन सा हड्डी? स्टरअप हड्डी। ये कान का सबसे छोटा, मतलब पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है। कौन सा? स्टरअप हड्डी सबसे छोटा हड्डी, या फिर स्टेपिज। कान का सबसे छोटा, कान का ही नहीं पूरा शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज है, ठीक है। अगर वहीं आपसे मांसपेशी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, सबसे छोटा मांसपेशी भी कान में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में ही पाया जाता है, जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे भी इसी नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी भी कान में पाया जाता है, ठीक है। और शरीर का सबसे छोटा हड्डी भी कान में पाया जाता है, जबकि सबसे लंबा हड्डी के बारे में आप लोग पढ़ रखे होंगे, जिसे फीमर कहा जाता है, थाई में जो पाया जाता है, जांग में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मांसपेशी का आप लोग देखे होंगे कि मांसपेशी जो है, मसल्स का रंग कैसा होता है? रेड होता है, जबकि बोन्स का रंग या फिर हड्डी या बोन्स, उसका कलर कैसा? उसका कलर तो व्हाइट होता है, लेकिन क्या कभी आप मसल्स का कलर व्हाइट देखेंगे? नहीं, मसल्स का कलर रेड रहता है। किसके कारण रहता है? ये मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। किस पिगमेंट के कारण? तो मायोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है मसल्स में, जिसके कारण मसल्स का रंग रेड होता है। जैसे कि ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिस कारण ब्लड का रंग रेड होता है, सेम उसी तरह मायोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है मांसपेशियों में, जिस कारण मांसपेशी का रंग रेड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वो क्वेश्चन वहीं देख लीजिएगा, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किन मांसपेशियों को कंकाल
मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो किसे कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी को। किसे कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी को। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐच्छिक मांसपेशी क्या होता है? तो ऐच्छिक मांसपेशी उसे कहते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। जैसे कि देखिए, अब ये हाथ है, ये हम चाह रहे हैं तभी तो मूव कर रहा है, अगर हम नहीं चाहेंगे तो ये मूव करेगा नहीं ना। तो उसी तरह उसे इच्छिक कहते हैं कि हमारे इच्छा के अनुसार मूव कर रहा है। अगर हम पैर को भी ऐसे-ऐसे हिलाएँ तो ही तो ये मूव कर रहा है ना। क्या अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा क्या कोई अनैच्छिक मांसपेशी भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें तो वो अनैच्छिक मांसपेशी हो जाए। क्यों? अगर आप चाहेंगे तो हार्ट को थोड़ा सेकंड के लिए भी रोकेंगे नहीं। अगर आप 1 सेकंड के लिए रोक देंगे तो आपका जीवन ही रुक जाएगा। तो हार्ट जो है वो हमारा अनैच्छिक मांसपेशी में काउंट होगा। जबकि हाथ का मसल्स बोले, पैर का मसल्स, कहीं का ये सब गर्दन का ही देख लीजिए, मैं चाह रही हूँ तब ऐसे मूव कर रहा है कि नहीं? तो ये ऐच्छिक मांसपेशी हुआ, ठीक है? जबकि हार्ट की बात की जाए तो ये अनैच्छिक मांसपेशी का एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर हड्डियों की बात की जाए कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहले तो आप मांसपेशी देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या कितनी है? कुल मांसपेशी की संख्या कितनी है? तो कुल मांसपेशी की संख्या है 639। कितनी? 639। अगर हड्डी की आपसे बात पूछ ली जाए कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कुल हड्डियों की संख्या हो जाएगी 206। कितनी? 206 कुल हड्डी। कैसे-कैसे? तो आइए देख लेते हैं कैसे-कैसे हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका जाके उपांगी कंकाल तंत्र। कौन सा? उपांगी कंकाल तंत्र। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 126 है। कितनी है? 126 है, ठीक है। और एक ठो हो जाएगा आपका क्या बोला जाता है उसे? एक्सियल मांसपेशी। उसकी संख्या सॉरी, मांसपेशी बोल रहे हैं, हड्डी। उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे भी नोट डाउन लीजिएगा। कर लिए होंगे कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी उत्तक है। तो न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी उत्तक कौन सा है? अस्थि। अस्थि में बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है। ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, एक द्रव पदार्थ होता है जो सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। अगर इसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है ना, जिस कारण पैर वैर में दर्द होने लगता है, ठीक है? क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता होगा कि हमारे जैसे गठिया होता है, गठिया का नाम सुने होंगे, जो जोड़ों वोड़ों में दर्द होने लगता है। किसके कारण दर्द होने लगता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड शरीर में अगर आपका ज्यादा बढ़ जाएगा तो ज्वाइंट में दर्द होने लगता है। जैसे कि यहाँ दर्द होने लगेगा, पैर का केहूना में दर्द ये क्या बोला इसको, घुटना में दर्द होने लगता है। किसके कारण? यूरिक एसिड के जमाव के कारण पैर हाथ में दर्द होने लगता है, गठिया नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। आइए अगर आपसे संयोजी उत्तक के बारे में पूछ लिया जाए, शरीर में कुल संयोजी उत्तक कितने पाए जाते हैं? तो शरीर में कुल संयोजी उत्तक 4 पाए जाते हैं। कितने? शरीर में 4 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका ब्लड संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड संयोजी उत्तक है, ठीक है। हड्डी, दूसरा हड्डी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? तो लिगामेंट। लिगामेंट भी संयोजी उत्तक है। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा कंडरा, जिसे टेंडन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन। ये 4 ही आपके शरीर में संयोजी उत्तक पाया जाता है। कौन कौन सा? एक ब्लड हो जाएगा जो संयोजी उत्तक है, हड्डी हो जाएगा संयोजी उत्तक है। आज तक तो आपको लगता होगा कि हड्डी शरीर का अंग है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डी जो है वो अंग नहीं है, वो उत्तक है, टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। जैसे कि सब सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करता है और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक अंग का निर्माण करता है, ठीक है। तो हड्डी क्या है? हड्डी टिश्यू है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कितने संयोजी उत्तक पाए जाते हैं शरीर में? 4। कौन कौन सा? ब्लड, हड्डी, लिगामेंट और कंडरा या टेंडन। टेंडन इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि लिक्विड संयोजी उत्तक कौन सा है? लिक्विड संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो लिक्विड संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है ब्लड। कौन सा है? ब्लड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कमजोर उत्तक कौन सा है? तो सबसे कमजोर उत्तक ब्लड है। सबसे मजबूत तो हड्डी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारीदार पेशियां में होती है। क्या होती है? बहुत सारा नाभिक, बहुनाभिक होता है। क्या होता है? धारीदार पेशियां में बहुनाभिक होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारा केंद्रक होता है, नाभिक।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो चुका है। मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशी प्रोटीन है। यही मैं क्वेश्चन तभी बता रही थी जो मैं बोली कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मसल्स में आपका मायोसिन और एक्टिन नाम का 2 प्रोटीन पाया जाता है। तो मायोसिन और एक्टिन क्या है, ये प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, तो ये मांसपेशी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मांसपेशी में पाया जाता है। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकोला वह झिल्ली है जो कवर करता है। तो सरकोला झिल्ली किसे कवर करता है, ये मांसपेशी तंतु को। किसे कवर करता है, मांसपेशी तंतु को। जैसे कि आप सेल को कौन सा झिल्ली पाया जाता है, आप पढ़े होंगे ना। सेल को कौन सा झिल्ली कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह ये है सरकोला झिल्ली, यानी कि सरकोला मेम्ब्रेन किसे कवर करता है, ये मांसपेशी को। जैसे कि मान लीजिए ये मांसपेशी है आपका, ठीक है, ये मांसपेशी है और इसे ऐसे करके कवर किया है। तो ये क्या है, ये सरकोला है। क्या है, सरकोला झिल्ली जो मांसपेशी को कवर करके रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अम्ल का प्रयोग स्याही के धब्बे को छुड़ाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अम्ल का प्रयोग स्याही के धब्बे को छुड़ाने के लिए या मिटाने के लिए क्या किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का। अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात की जाए कि ऑक्जेलिक एसिड सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक पाया जाता है टमाटर में। किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। पालक साग में भी पाया जाता है। ठीक है, पालक साग में क्या पाया जाता है, तो पालक साग में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग क्या क्या है, तो ब्लड बैंक में जो ब्लड है, ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है ना, तो ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का। कौन सा, सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप किडनी में पथरी हो जाता है तो किसके कारण पथरी हो जाता है, यही ऑक्जेलिक एसिड जब बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये कैल्शियम वोल्शियम को वहां पर जमा करने लगता है, जिस कारण ही किडनी में स्टोन बनता है। तो किसके कारण किडनी में स्टोन बनता है, ऑक्जेलिक एसिड के कारण। इसलिए आप देखिए अगर जब भी किसी को किडनी में स्टोन होगा या फिर कहीं भी स्टोन होगा तो डॉक्टर पालक साग और टमाटर खाना बंद कर देता है कि टमाटर और पालक साग मत खाइए। क्यों मना कर देता है, क्योंकि दोनों में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और अगर वही आपसे बोल दिया साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड की बात की जाए, साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में। कहाँ पाया जाता है, नींबू में। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में, तो सिरका में एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया देख सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, ओहो, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। इसे ही फोलिक एसिड भी कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है, फोलिक एसिड। तो अगर आपको मैलिक एसिड मिले तब भी या फिर फोलिक एसिड मिले तब भी, ये दोनों एक ही नाम है और दोनों सेब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में टाटरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, टाटरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में टाटरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, टाटरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है और इमली में भी टाटरिक एसिड ही पाया जाता है। जबकि साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत घिसा पिटा है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गठिया की समस्या संबंधित है, किससे संबंधित, अभी जस्ट मैं बताई कि गठिया रोग में क्या होता है, तो गठिया रोग में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिस कारण ज्वाइंट में बहुत जोर दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो किस एसिड के जमाव के कारण दर्द होने लगता है, तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक है, गठिया की समस्या किसके कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, और किसमें होता है, ज्यादातर बुजुर्गों में होता है, हालांकि आजकल तो नॉर्मल बात हो गई, सब में होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है
कि प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित है। यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि प्रथम बार जब आपातकाल लगता है तो कितने महीना के लिए लगाया जा सकता है। प्रथम बार तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाता है। लेकिन जब आपातकाल लगता, आइए पहले आपातकाल देख लेते हैं। कुल आपात कितने प्रकार के होते हैं? कुल आपात 3 प्रकार के। कितने? 3। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय होगा, फिर राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ठीक है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 356 के तहत, जबकि ये आर्टिकल 360 के तहत लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 की बात की जाए तो आर्टिकल 352 जो है पहली बार 6 माह के लिए लगता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन इसको लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन लेते लेते 6-6 माह के लिए बढ़ाकर अनंत काल तक किया जा सकता है। हर 6 माह में आप अनुमोदन लीजिए राज्यसभा और लोकसभा से, यानी कि परमिशन लीजिए और फिर 6 माह के लिए बढ़ा दीजिए। फिर 6 माह बाद और बढ़ाना है तो फिर 6 माह का परमिशन लीजिए, फिर बढ़ा लीजिए, और बढ़ाते बढ़ाते आप अनंत काल तक कर सकते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो इसको भी सर्वप्रथम 6 माह, मतलब प्रथम बार 6 माह ही लगाया जाता है। जबकि इसे भी 6-6 माह का परमिशन लेके अधिकतम 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। कितने साल तक? इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं अधिकतम, अधिकतम, जबकि इसे अनंत, अनंत तक बढ़ा सकते हैं 6-6 माह का परमिशन लेके। और वित्तीय आपातकाल में क्या है कि अगर एक बार लागू हो गया, एक बार लागू हो गया तो इसे आप, इसको बढ़ाने के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार परमिशन लेने के बाद लागू हो गया तो ये अनंत काल तक लागू रहेगा, जब तक कि आपकी स्थिति सुधर नहीं जाए। आप खुद स्वतः इसे समाप्त नहीं कर दीजिए, तब तक ये लागू ही रहेगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसमें 6-6 माह के बाद अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अनुमोदन की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें होती है। और इसको अनुमोदन लेते लेते अधिकतम 3 साल तक कर सकते हैं। और इसमें हर 6 माह के बाद अनुमोदन लेके इसको अनंत काल तक कर सकते हैं। कितने काल तक? अनंत काल तक कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 साल तक। और इसे एक बार अगर लागू हो गया तो इस लागू ही रहेगा जब तक कि आप इसे स्वतः समाप्त नहीं कीजिए, जब तक कि देश की स्थिति सुधर नहीं जाए। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लग चुका है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो ये तो बहुत बार लगा है। ठीक है, बहुत बार लग चुका है। अगर सर्वाधिक बार बोला जाए तो सर्वाधिक बार लगा है कहाँ? पंजाब में। कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है। ठीक है, और सर्वप्रथम कहाँ लगा था राष्ट्रपति शासन? तो सर्वप्रथम भी राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में ही। अगर आपसे पूछा जाए कि मात्र ऐसे 2 राज्य कौन कौन से हैं, या फिर ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ एक बार भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, तो वो तेलंगाना हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ एक बार भी राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया है। अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल भी भारत में एक बार भी अभी तक लागू नहीं किया गया। भगवान ना करे कभी वित्तीय आपात की लगाने की कभी जरूरत पड़े भारत में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए कि कहाँ से लिया गया इसका प्रावधान, तो इसका लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहे कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो हो जाएगा अमेरिका का संविधान। कहाँ का? अमेरिका का संविधान। तो आज का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट। थैंक यू सो मच।